रशिया ने बहुत कुछ चीज देखी है। अंध भक्तों की आंखें बंद हो सकती है, रशिया की नहीं, विश्व की नहीं। कि अशिक्षित इंसान ठीक होता है, अनपढ़ ठीक होता है, हाँ। या पढ़ा लिखा ठीक होता है। ये कुपढ़ जो है वो भयावह होता है। उसके बाद बाकियों ने किसने नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, राम ये एटीएम है, राम ये व्यापार का साधन है बीजेपी के लिए। राम ये आस्था का साधन कभी रहा ही नहीं। यदि भारत निराशा के गर्त में होता तो एक चाय बनाने वाला, तथाकथित चाय बनाने वाला, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये निर्लज्जता का अमृतकाल है प्रज्ञा जी। हमें शर्म आती है सुन के, हमारे दिल में दर्द पैदा होता है उस 7 बार के एमपी के वक्तव्य का। लेकिन जिनके दिल में दर्द होना चाहिए उन्हें होते नहीं है, क्योंकि सिर्फ 56 इंच का सीना है, दिल अंदर है ही नहीं। अरे अयोध्या से लेके पूरे अवध में लोगों ने जूते निकाल निकाल के मारे हैं। नतीजे देखे नहीं लोकसभा के आपने। नमस्कार। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है विदेश में बैठकर भारत को नीचा दिखाने का। मोदी ने विदेश की धरती से खड़े होकर भारत का अपमान किया। उन्होंने ये बोला कि 2014 से पहले हमारा देश निराशा और हताशा की गर्त में डूब चुका था। हम निराशा और हताशा से जकड़े हुए हैं। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने बोली। नरेंद्र मोदी जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी हार को आखिर कैसे पचाएं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हताशा से निराश होकर, हार से परेशान होकर कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, और इधर इनके सांसद इनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार को दलित विरोधी सरकार बता रहे हैं। तीसरी तरफ अयोध्या में, भगवान राम की अयोध्या में बीजेपी सरकार से जुड़े लोगों ने भयंकर लूट मचा रखी है। सब पर बात करेंगे, क्योंकि अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी राज का घड़ा भर चुका है, बस फूटने की देरी है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। बिना देर किए, बिना लाग लपेट, सीधे सर के पास चलते हैं। अशोक सर, विदेश की धरती से भारत के बारे में ये कहना, वो भी एक देश के प्रधानमंत्री का। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रूस में खड़े होकर यह बोला कि 2014 से पहले भारत देश निराशा और हताशा की गर्त में डूब चुका था। हमें निराशा और हताशा ने जकड़ रखा है। ये क्या है सर? क्या ये भारत का अपमान नहीं है? इतना खिसिया गए हैं मोदी? मुझे लगता है कि मोदी जी को ये पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि उनके अंधभक्त मूर्ख है, कुपड़ है, दिमाग से पैदल है। लेकिन जिस रशिया के धरती पे वो बात कर रहे थे, वहां ये बात हास्यास्पद लगती होगी, क्योंकि उसी रशिया ने देखा कि जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, और जब 7th फ्लीट अमेरिका का रवाना हुआ पाकिस्तान की मदद के लिए, जो सबसे बड़ा एयर मतलब कैरियर था, नेवी का सबसे बड़ा विमान कैरी करने वाला जहाज, और अपने आप में एक टेरर हुआ करता था। तो उसके काउंटर में इंदिरा जी के एक फोन से रशियन पनडुब्बियां हिंद महासागर में एक्टिव हो गई थी। ये रशिया ने देखा है। रशिया ने बहुत कुछ चीज देखी है। अंध भक्तों की आंखें बंद हो सकती है, रशिया की नहीं, विश्व की नहीं। विश्व ने देखा है जवाहरलाल नेहरू क्या थे, विश्व ने इंदिरा गांधी को देखा है, विश्व ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, विश्व ने राजीव गांधी को देखा है, विश्व ने कंप्यूटर क्रांति हुई देखी है, विश्व ने यहाँ पे हमारे यहाँ एटॉमिक रिसर्च बढ़ता हुआ देखा है। विश्व ने क्या नहीं देखा? भारत बहुत कुछ देखा है। लेकिन कुछ लोग निराशा के गर्त में तप थे जब देश को आजादी मिली। उन्हें देश को आजादी मिलने का ही दुख था, क्योंकि आजादी की लड़ाई में वो साथ नहीं थे, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जब पटेल साहब पूरे भारत के विभिन्न राज्यों को, राजा महाराजाओं को भारत में विलीन करने के लिए लगातार प्रयासरत थे, तब विभिन्न संस्थानिकों को पत्र लिखने वाला इंसान कौन था? सावरकर थे। ये कोई जरूरत नहीं भारत में सम्मिलित होने की। ये फ्रस्ट्रेशन तब था कि ये सारे भारत क्यों तैयार हो रहा है, ये निराशा के गर्त में थे। अंग्रेज क्यों जा रहे हैं, इसके लिए निराशा थी। कांग्रेस क्यों जनता की लड़ाई लड़ रही है, महात्मा गांधी क्यों लड़ रहे हैं, यहां तक कि महात्मा गांधी की हत्या करवा दी की बात। ये निराशा के गर्त में कौन था, दुनिया जानती। जब जब
विपक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट खोलने का प्रयास किया, विफल हुआ। उससे निराशा का गर्भ में कौन आया? और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 में, तो उन्हें लगता है कि देश में पहली बार आशा की किरण जगी। और आशा की किरण जगी इन तमाम सोच वाले व्यक्तियों को, जो इस देश में संस्थानों का विलीकरण नहीं होने देते थे, जो देश से अंग्रेजी जाने पे दुख होते थे, जो देश में संविधान लागू होने पे मातम मनाते थे, जो देश के ध्वज को सलाम करने को कतराते थे। इन सभी लोगों की खुशी इसलिए हुई कि ये तमाम चीजें करने वालों की सरकार अब सत्ता में आ रही है। तो सर क्या इसीलिए कांग्रेस को नीचा दिखाते दिखाते नरेंद्र मोदी विदेश में बैठकर देश को नीचा दिखाने लग गए? मैंने ऐसा है क्या? मैंने प्रज्ञा कई बार कहा कि अशिक्षित इंसान ठीक होता है, अनपढ़ ठीक होता है, या पढ़ा लिखा ठीक होता है। ये कुपढ़ जो है वो भयावह होता है। अनपढ़ प्रधानमंत्री होता तो कभी बोलता ही नहीं कि निराशा क्या होती है, आशा क्या होती है। वो तो जाके जितना अपने को बोलना है, जितना संधि करना है, उतना ही करके आ जाते। पढ़ा लिखा आदमी सही मायने में देश की सारी चीजें सामने रखता, और कुपढ़ आदमी है जिसको लगता है वही भगवान है। 2014 के बाद ही आशा की किरण आ गई। मतलब अटल अडवाणी का पीरियड भी, जो 5 साल अटल जी प्रधानमंत्री रहे, वो भी खराब रहा। अटल जी का वो मोदी भी तो मुख्यमंत्री थे गुजरात में। मैंने वही तो कहा कि पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान को। कभी पार्लियामेंट में अभी वो आते हैं, उनके पास बहुत टाइम है, काम कुछ होता नहीं प्रधानमंत्री जी के पास, मैं बता रहा हूँ आपको, वेले बैठे रहते हो। तो उनको कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनने चाहिए। उनको हिंदी ठीक में समझ में नहीं आती, क्योंकि अपने यहाँ एक गुजराती पूरा यूनिट बैठा हुआ है पीआईबी में, जो रात भर अखबारों के विभिन्न हेडलाइंस को गुजराती में ट्रांसलेट करके पेश करते हैं प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री जी को अटल जी के भाषणों का गुजराती अनुवाद ले लेना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अटल जी के भाषण में अटल जी ने कहा था कि लोग मुझे कह रहे थे कि अभी तक देश में कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा कहूंगा नहीं। मेरा ऐसा कहना उन तमाम लोगों के साथ अन्याय होगा 1947 से लेकर आज तक जिन किसानों ने इस देश के लिए किया, जिन सैनिकों ने इस देश के लिए किया, जिन कर्मचारियों ने इस देश के लिए किया, जिन विभिन्न सरकारों ने इस देश के लिए किया, उन सबको नाकारा कहना इससे बड़ी मूर्खता की बात। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, मैं इस देश के किसानों का और मजदूरों का अपमान नहीं करना चाहता। कांग्रेस ने सोचा होगा कि भारत नांगल प्रोजेक्ट होना चाहिए, इरिगेशन के लिए बड़े डैम होने चाहिए, लेकिन वो डैम को कंस्ट्रक्ट तो किया इंजीनियरों ने। उस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेबर लगा होगा, दिहाड़ी मजदूर लगा होगा। इन सब का अपमान है जब आप ये कहते हो कि निराशा के गर्त में था। यदि भारत निराशा के गर्त में होता तो एक चाय बनाने वाला, तथाकथित चाय बनाने वाला, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। यदि चाय बनाने वाला ओबीसी समाज का, जो अपने आप को ओबीसी समाज का कहते हैं, एक ऐसा राज्य जहां मात्र 26 सीटें हैं लोकसभा की, ऐसी भाषा जो मात्र एक प्रदेश में बोली जाती है, हिंदी नहीं है जो 4-5 प्रदेशों में बोली जाती है, वहां का इंसान यदि आज प्रधानमंत्री बनता है तो देश निराशा के गर्त में नहीं, देश बेहद आशा रख के जी रहा था। वही आशा के जो फूल है वो हमको दिखाई देते हैं इस सत्ता परिवर्तन में, और लोगों के ऐसे लोगों के सामने आ जाते। हाँ, 2014 से लेकिन निराशा जरूर देश पे है, क्योंकि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए की कीमत घटती जा रही है, आयात और निर्यात का गैप घटते जा रहा है, हर बजट डेफिसिट बजट है, देश पे 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर के हाथ में सरकार खेल रही। तो निराशा के गर्त में तो देश है, इसीलिए तो 240 पे लेके आए। यदि इनको लेके देश बहुत आशान्वित होता तो 300 पार नहीं होता। देश झांसाराम के झांसा में आ गए, मतलब बड़ी 2014 में आ गए। ये खिसियाहट है ये। 240, कोई पूछे आपको कि 240 से आपका पराजय नहीं है क्या, और इतनी कम सीटें क्यों मिली?
ये सवाल पूछने के पहले ही हम अपने आप को कह दोगे कि आपने पता है कितनी प्रचंड जीत लेके आया हूं। आपको पता है ये महिमा मंडन अपन तब करते हैं जब हमें मालूम है कि कोई हमें पूछे तो देने के लिए जवाब नहीं। तो अच्छा कुल मिलाकर यही बात कोई राहुल गांधी बाहर जाके कहते बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। यस। देशद्रोही, देश के खिलाफ बोलने वाला, देश को बेचने वाला, ऐसे कई तगबे लग जाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया को साफ सूंघ जाता है और प्रधानमंत्री है जबान पे कंट्रोल नहीं तो कुछ भी बोलते हैं। मैंने इसलिए कहा कि ऊपर इंसान से आप अपेक्षा मत करिए, तो जब भी कुछ जाएगा वो और डैमेज करके आएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक चीज और है सर, भारत में पहली बार हुआ है किसी सांसद ने मोदी का विरोध खुलकर कर दिया है। मोदी के सांसद हैं रमेश जिगनानी कर्नाटका के, उन्होंने ये बात खुलकर कह दी कि मैं दलित हूं इसीलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया। ऑल टोटल उनके ये कहने का मतलब है कि मोदी सरकार दलित विरोधी सरकार है। आपको क्या लगता है सर कि इस बात के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो इनकी सरकार हाफ हो गई, जनता ने संविधान के नाम पर हाफ कर दिया, अब इनके खुद के सांसद खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार दलित विरोधी है। तो इतनी हिम्मत कहां से आ रही है सर मोदी के खिलाफ बोलने की? नहीं, हिम्मत लोगों में थी। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र इकाई के नाना पटोले, जी। उन्होंने तो 2014 में ही मुंह पे इस्तीफा फेंक के निकल आए थे। इन्होंने आज क्यों बोला कि उत्पीड़न है? 7 बार का एमपी दलित है। यस। तो उसे बनाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि वो दलित है। और वो कहता है कि मुझे बार बार लोग बोल रहे थे कि भाजपा दलित विरोधी है, मत जाइए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि वाकई ये दलित विरोधी है। भाई, जो मंत्री बने उनका क्या क्वालिफिकेशन है? और उनका क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? उन सज्जन को कौन बताए, सांसद महोदय को, कि आपको इसलिए मंत्री नहीं बनाया क्योंकि आप रबर स्टैंप बनने के तैयार नहीं। तो इसके पीछे कोई खिचड़ी है क्या? क्योंकि मोदी को पहली बार किसी ने इस तरीके से ललकारा है। मैं पटोले साहब की बात नहीं कर रही हूँ, अब बात कर रही हूँ कि रमेश जी ने जो ललकारा है इसके पीछे कुछ कोई और हाथ भी हो सकते हैं। नहीं, हाथ नहीं। देखिए, ये पार्टी कर्नाटक में हारी बुरी तरह से विधानसभा में। लोकसभा में जहां क्लीन स्वीप किया था वहां 8 सीटें, हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। लेकिन जो लोग जीत के आए उनको कुछ तो मिलना चाहिए। उन्होंने आज भी प्रदर्शन ठीक ठाक रखा, विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी, और लोकसभा में, यानी विधानसभा में सत्ता बीजेपी कांग्रेस की होने के बाद भी बीजेपी यदि आती है तो बीजेपी की उस, और दक्षिण में आपका क्या है, कर्नाटक में यदि वापस आना है तो कर्नाटक से आपको अच्छे लोग चाहिए थे, तो उच्च वर्णीय लोग क्यों लेते हैं? वाकई दलितों के लिए इस जगह जगह है कि नहीं है? मायावती पिछड़े समाज से आती तो उसका कितना उनको दबा के रखा है, उसकी पार्टी बर्बाद हो गई। बीएसपी यदि आज बर्बाद हो गई तो उसका पूरा कारण जो है, उसके पीछे यदि कोई है तो बीजेपी है। कि जिस पार्टी ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे पे, उसे मात्र वोट काटने के लिए आपने स्टैंड बाय स्टेपनी जैसा रखा और बर्बाद कर दिया। मात्र किसी एक इंसान को राष्ट्रपति बना के पूरे समाज पे अत्याचार करने का लाइसेंस आपको नहीं मिला दिया जाता। कि जब भी आपको दलित विरोधी बोले, आपने बोले नहीं, मैंने तो राष्ट्रपति बनाया था दलित को। मत बनाइए राष्ट्रपति दलित को, दलित को मंत्री भी मत बनाइए, लेकिन दलित मूवमेंट को जिंदा रहने दीजिए। दलितों का उत्पीड़न मत करिए। और उत्पीड़न बीजेपी में हो रहा है और लगातार हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। यदि किसी दलित को कुछ बनाया जाता है तो वो सिर्फ एक तमगे के लिए, एक जगह भरनी है, फॉर्मेलिटी के लिए होता है।
ऑर्नामेंटल होते कि भाई 2 दलित भी है, चलो। लेकिन उनको सर सत्ता कितनी दी जाती है? क्या उनको अहम मंत्रालय दिया जाता है? सर चार सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें से प्रहलाद जोशी हैं जो कि ब्राह्मण हैं, वी सोमन्ना लिंगायत समाज से आते हैं, शोभा कंद्रलाजे वोकालिंगा समाज से आती हैं, और जनता दल सेक्युलर के एच डी कुमार स्वामी हैं जो वो भी वोकालिंगा समाज से आते हैं। अगर एक रमेश जिगजनागी जी जो है, इनको अगर जगह दे दी जाती तो क्या बिगड़ जाता सर? इतनी थू सवाल भी नहीं बिगड़ने होती। का नहीं, सवाल थूथू। तुम्हें लगता है थूथू हो गई, तुम्हें लगता है थूथू हो गई, उन्हें उन्हें माननी चाहिए ना। वो तो 240 पे आने पे भी दिग्विजय 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 कहते हैं कि इतना बड़ा विजय किसी ने नहीं किया होगा, रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते हैं। ये निर्लज्जता का अमृतकाल है प्रज्ञा जी। हमें शर्म आती है सुन के, हमारे दिल में दर्द पैदा होता है उस 7 बार के एमपी के वक्तव्य का। लेकिन जिनके दिल में दर्द होना चाहिए उन्हें होते नहीं है, क्योंकि सिर्फ 56 इंच का सीना है, दिल अंदर है ही नहीं। यदि दिल होता तो 700 किसान भी शहीद नहीं होते, दिल होता तो पुलवामा में भी लोग शहीद नहीं होते। सारा खेल ही तो दिल का है। तो क्या दिल और नोटबंदी, बदलेंगे सांसदों के? और दिल बदलेंगे, और दिल में जिसका नहीं जिसके नहीं, गुबार लोग है कई वो खुलकर कई सामने आएगा, जगह, नहीं कई विरोध के स्वर और जगह, सुनने को मिलेंगे मुझे सर। पता नहीं कि आप क्यों कह रही हो कि आपने एक ही स्वर सुना। क्या आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आवाज उठ रही है? क्या उत्तर प्रदेश में लगातार ये नहीं हो बिल्कुल रहा है उठ कि रही भाई है। मेरे को किसने हिलाया, इसने इसको हराया? हम्म लोग खुल के मीडिया में बोल रहे हैं। क्या राजस्थान में इस्तीफा नहीं दिया मीना ने? क्या हम्म मध्य प्रदेश में सत्यनारायण सत्तर नहीं बोल रहे हैं? लेकिन क्या सर मोदी, नरेंद्र मोदी के कर्नाटक खिलाफ में बोलने की सीताराम हिम्मत। मैया, नहीं नहीं, ये सबने वही बोला, सीताराम मैया ने नहीं बोला है। हम्म अरे ये सब छोड़िए, संघ चालक ने बोल दिया कि अहंकार जी। आपको ले डूबा। पॉइंट। इसके बाद भी ये किसी को मानने को तैयार है, क्योंकि मैंने फिर कहा कुपड़ बहुत तकलीफ वाला होता है, और ये कुपड़ है, इनको समझाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूर है, ये चीज जब सामने आती है तो देश के दलितों को, जिनको ये लगता है कि किसी को राष्ट्रपति बनाना या किसी दलित के पैर धो के फोटो छपवाना अखबार में, इससे दलितों का भला हो रहा है? नहीं हो रहा है। दलितों का उत्पीड़न इस देश में लगातार जारी है, तमाम डबल इंजन की सरकारों में भी यही हो रहा है। और कर्नाटक से यह आवाज उठना, ये दक्षिण भारत में भाजपा के लिए कठिन स्थिति है, यदि पॉलिटिकली मैं बात करूं तो, क्योंकि दक्षिण का द्वार कर्नाटक था भाजपा के लिए। और तमिलनाडु में तो फिर जगह ही नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहां तो इस दलित राजनीति का बहुत बड़ा वहां हुआ है। कर्नाटक में भी यदि आप सत्ता में आते हैं तो वहां का सिर्फ लिंगायत आपके साथ होने से नहीं होगा, वहां पे दलित पिछड़ा दिल खोल के आपके साथ खड़ा है। लेकिन फिर उसके पास, उसके दिल में आपके लिए जगह है, आपके दिल में उनके लिए क्या जगह है? वो समाप्त है। इस वजह से मुझे, इसलिए मुझे षड्यंत्र नहीं है तो फिर अब तो ये पीड़ा बहुत आगे निकली, अब बहुत आगे आएगी, और लोग धीरे धीरे खुल के बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया जिसको हम बहुत मोदी बड़ा सरकार मानते का राजनीतिक भविष्य बड़ा खतरे में है फिर तो। नहीं तो खतरे में तो है जब देखिए प्रज्ञा जी, बड़ी क्लियर कट बात होती है। जब इंदिरा जी चुनाव हारी तो कांग्रेस से कई लोग बड़े दिग्गज इंदिरा जी को छोड़ के चले गए थे जी। क्या इंदिरा जी में क्या कमी थी? क्या इंदिरा जी का वजन घट गया था, चेहरा बदल गया था? ना, किसी भी नेता की ताकत वो कितने लोगों को जिताता है इस पे। नरेंद्र मोदी 272 भी सीटें नहीं ला पाए, 300 से सीधा 240 पे आ गए। ये नरेंद्र मोदी के कमजोर होने की बहुत बड़ी सामने चीज दिखती, चेहरा दिखता, कमजोर चेहरा। और जब कमजोर हो जाता है तो फिर जिन लोगों का दिल बहुत दिनों से भरा होता है वो चिल्लाते हैं। फिर कई लोग हैं जो 8-8 पीढ़ियां उनकी
संघ से लेके बीजेपी तक झोंक दी। उनको अपनी पार्टी को गर्त में जाते हुए देख के पीड़ा होती है, वो बोलते हैं। उनको लगता है अब नहीं बोलेंगे तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, इसके लिए खुल के बोलते हैं। और उसी का जो चित्र है वो सामने दिख रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ लोग बोलेंगे। बंगाल में लोग बोल रहे हैं, यूपी में लोग बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, राजस्थान में बोल रहे हैं। अच्छा हर सर, जगह कई जानकार जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अब उम्र हो गई है, 75 साल के हो जाएंगे अगले साल। 15 अगस्त के बाद एनडीए इस पर विचार करने वाला है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रखना है कि नहीं रखना है। फिर इसके अलावा बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी उनके 75 साल होने के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इन सब बातों में क्या मत है आपका? इसमें कोई देखिए, वर्तमान में इनके 75 के होने पे या 80 होने के, देखिए आप ही के उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह जी ने तो ये बोल दिया कि 2029 का भी चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। यहाँ तो पैर चाटने वालों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि छोड़ दीजिए आप। कौन मर्दांगी की बात करेगा? बिना संसदीय दल के मीटिंग के सीधे नेता चुने गए, आवाज तक आई। ये तो अमित शाह तय करेंगे कि मोदी जी कब तक रहे, तब तक मोदी जी रहे, कोई मायना नहीं रखता। एनडीए गठबंधन क्यों कहेगा? उनका काम होता रहता है, जो चंद्रबाबू को पैसा मिलता रहेगा, नीतीश कुमार जी को जो चाहिए वो मिलता रहेगा, वो खुश है। उनको क्या मतलब है 85 साल का हो, 80 साल का हो, बेड पे उठे ना उठे, व्हील चेयर पे जाए, हु केयर्स? और अमित शाह ने पहले ही बोला कि कौन सा 75 साल का रूल है भाई, पार्टी में कोई संविधान में लिखा है क्या? 75 साल का तो कानून उनके लिए होता है जिनके टिकट काटने होते हैं। जैसे आदरणीय सुमित्रा महाजन जी हो गया, उनको घर बिठाना था तो 75 साल का रूल। येदुरप्पा 75 साल का रूल। अच्छा सर, बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही, बीजेपी के विधायक हैं जो कि कर्नाटका से हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी संसद में बात कह चुके हैं कि बीजेपी हिंसा की बात करती है। तो क्या ये उसी को प्रूफ कर रहे हैं क्या? इसको नहीं, कैसे देख रहे हैं आप? तो आप अभी उसको प्रूफ देख रहे हैं न प्रज्ञा जी? आपको उस आदमी के बोलने में प्रूफ दिख रहा है। उसके पहले वीएचपी के लोगों ने अहमदाबाद में ऑफिस में हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदुत्व को हिंसक बोल दिया, इसलिए जोर जोर की हिंसा करके उसको प्रूव कर दे रहे हो। ये सबको पता है, लेकिन मैं उसको हिंसक नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बीजेपी में जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, जो पार्टी विद डिफरेंस मानी जाती थी, अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, जिस पार्टी में संघ से निकले हुए लोग थे, संघ के बारे में, संघ की विचारधारा के बारे में हो सकता है हमारे मेरे डिफरेंसेस हो, या संघ की बाकी चीजों के बारे में, लेकिन भाषा के मामले में जो संघ से निकला स्वयंसेवक, वो छोटे बच्चों को भी आप करके ही बात करेगा। संसद में बंद करके मारने वाली भाषा ये किसी गुंडे की हो सकती है। और भाजपा का कैरेक्टर कितना बदल गया है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के रिजिम में, कि छिछोरे गुंडे भी एमएलए का टिकट पाते हैं। ये इसमें देखने लायक है। बाकी हिंसक तो ये कब नहीं थे। लेकिन इस तरह की बातें क्या बताती हैं? क्या बहुत ज्यादा बौखला गए हैं तमाम सांसद, विधायक? बौखला नहीं गए। खुद नरेंद्र मोदी जो इस तरह की गोली मारो, गोली मारो सालों को एक सांसद कहता है दिल्ली में। इससे भी ज्यादा निचले स्तर की बातें हो गई कि जो मैं यहां बता भी नहीं सकता। नारायण राणे एक मुख्यमंत्री को बोलते तेरे कान के नीचे बजाऊंगा, बाद में एफआईआर भी दर्ज हो गई उनके लिए। तो ये होता है, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी को सुधारने की बात जो कह रहे हैं
संघ वाले जो कहते हैं कि पार्टी में बहुत डाइल्यूशन हो गया, ये उसकी परिणति है। अच्छे लोग जो पार्टी के लोग हैं, जो संघ के कैडर से आते हैं, जिन्होंने पीढ़ियां दी, वो घर बैठे हैं। और ये जो बाहर वाले हैं, गुंडे, बदमाश, बाहुबली, धन पशु, इनको पार्टी में जगह दी जाती है और फिर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो संस्कृताइज्ड भाषा करे। वो तो इससे भी छिछोरेपन के। इसी पार्लियामेंट में मुझे याद है कि एक बीजेपी के सांसद को सुमित्रा महाजन जी ने चेंबर में बुला के कितना बुरी तरह से डांटा था। एक कांग्रेस महिला सांसद को देखे अभद्र टिप्पणी की थी। और मेरे जीवन में मैंने ताई को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। ताई बहुत सौम्य है और ताई का गुस्सा आने के बाद भी एक लिमिट है, लेकिन सारे लिमिट टूटते हुए देखे मैंने। एक महिला स्पीकर होते हुए तुम इतनी घटिया और घिनौनी हरकत करते हो। विदुरी को बोला था, नाम भी बता दूं आपको मैं। तो बातें तो हुई है, बहुत घिनौनी बातें हुई। और फिर ऐसे ही लोगों को आप जब लाओगे तो इनसे अपेक्षा क्या की जाएगी, मुझे बताओ। तेरी महाराज को टिकट दोगे तो भाषण में यही कहेगा ना कि आपने मेरा अतीत नहीं देखा है, मैं वही हूं, रोड पे घूमने नहीं दूंगा। किसी गुंडे को शास्त्रीय संगीत के महफिल में बैठने से वो राग नहीं गाता। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया सर आपने। वो रिवॉल्वर ही निकालता है, सितार को हाथ नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही बात है। यही आपको भाजपा में इस 2014 के बाद में जो प्रधानमंत्री बोलते ना, नैराश्य से ग्रस्त थी भाजपा, और 2014 के बाद भाजपा को जो आशा पल्लवित हुई है इन गुंडे बदमाश और इन लोफर और छिछोरे लोगों के भरोसे। मुझे आज दया, मतलब मुझे बुरा लगता है कि आडवाणी जी जब सोचते होंगे, ये बातें सुनते होंगे, तो उनको कैसा लगता होगा। आडवाणी जी को लोग तो हार्ड लाइनर कहते थे, हार्ड लाइनर हिंदू क्या लिखा जाता था उनके बारे में। लेकिन आप आडवाणी जी के भाषा देखिए, आप सर एक भाषण बताइए मुझे। पहले के समय को हताशा और निराशा से घिरा हुआ कह दिया, तो अटल जी, आडवाणी जी, सबके कार्यकाल को बोल दिया ना। सब क्या मतलब राम मंदिर का मूवमेंट, अटल जी की इतनी, आडवाणी जी की इतनी बड़ी रथ यात्रा जिसने भाजपा के पूरे किस्मत बदल दी, वो भी निराशा थी। भयावह है, भयावह है। अच्छा चलो अयोध्या पर ही आ जाते हैं। राम मंदिर की सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त पर छिड़ी हुई है। बताइए सर, जितना तो बाबर ने नहीं लूटा अयोध्या को, उससे ज्यादा तो बीजेपी सरकार से जुड़े हुए लोग लूट रहे हैं। बताइए, पुलिस अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को वहां पर राम मंदिर के पास में जमीन खरीदने की क्या जरूरत है? क्या करेंगे वहां पर? भजन करेंगे, फिर मैंने कहा कि पढ़, अनपढ़, कुपढ़ और पढ़ा लिखा में यही फर्क है। कुपढ़ है, उन्होंने सुन लिया था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो राम नाम में से नाम छोड़ दिया उन्होंने। राम की लूट है तो लूट सके तो लूट। पहले चंपत राय ने क्या सर? तो चंपत राय ने डाका डाला पहला। तो राम मंदिर ट्रस्ट के ही घोटाले में लफड़े हो गए, सारी दुनिया के सामने डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद बाकियों ने किसने नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूं राम ये एटीएम है, राम ये व्यापार का साधन है बीजेपी की। राम ये आस्था का साधन कभी रहा ही नहीं। राम के एटीएम ने मत देना बंद कर दिया तो इन्होंने जय जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी का ब्रेक है, जो जमीनें खरीदी है, सबको मालूम था क्या? बिल्कुल सबने खरीदा। और मेरा तो दावा है कि जो बड़े बड़े रोड बनते हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, सरकार जमीन टेक ओवर करती है और कंपेंसेशन देती है। प्रज्ञा जी, किसी ने बड़ा काम है ये, किसी एक बड़े रोड का कंपेंसेशन किन किसानों को दिया जाता है, उनकी लिस्ट यदि तुम निकालोगे तो उसमें आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के रिलेटेड लोग होंगे। क्योंकि जैसे ही उनको पता पड़ता है कि इस जगह से रोड जा रहा है, सबसे पहले उनको इंफॉर्मेशन होती है, तो उस एरिया की वो जमीनें खरीद लेते हैं सस्ते में, और सरकार का मुआवजा 1.5 गुना ज्यादा लेकर पैसे कमाते हैं।
ये तो मंदिर था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राम का मंदिर है, मस्जिद है, जहां प्रॉफिट। हम्म। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं तो भाई बनिया हूँ, गुजरात का हूँ। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, सभी लूट रहे हैं। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है सर कि राम मंदिर का सवाल इतना बड़ा उठाना नहीं, एजेंडा लोगों ने चलाने की सवाल उठाना कोशिश नहीं, करी, मंदिर लोगों निर्माण ने बनाने की कोशिश करी, अरे प्रज्ञा अंत जी, में राम जी को लूटने आपने चले आए इसीलिए हाफ कर दिया। अरे आपने, आप कह रही हो अभी कि लोग सवाल उठा रहे हैं। हम्म। अरे अयोध्या से लेके पूरे अवध में लोगों ने जूते निकाल निकाल के मारे हैं। नतीजे देखे नहीं लोकसभा के आपने? हम्म। लोकसभा के नतीजे क्या कह रहे हैं? सर ये तो कहते हैं हीरो तो हम ही है, ऐसे ऐसे संसद में बोलते हैं तो सर, मोदी जी खुद मैंने बोले। फिर कहता हूं कि एक गोविंदा की फिल्म थी, रवीना टंडन हीरोइन थी, हम्म। मनीष बहल उसमें विलन था। मनीष बहल रवीना टंडन को बहला फुसला के अपने साथ रखता है कि मैं उद्योगपति का बेटा हूं, और ये झूठ बोल के। और गोविंदा को ये पता होता है कि ये गलत है। गोविंदा उसको छुड़वाने का प्रयास करता है बार बार। तो फिर गोविंदा दिखता है कि ये दोनों खड़े हुए वहां पे बैठे हुए हैं। तो गोविंदा वहां चले जाते हैं, रवीना को बोलते हैं क्या दमदार आदमी से तुमने अफेयर किया है, बहुत बड़ा तगड़ा आदमी दिखता है। तो रवीना बोलते हैं हाँ, कम समझ रहे हो क्या तुम? तुम्हारे जैसे लोफर से तो बहुत अच्छा है, ताकतवर है मेरा बॉयफ्रेंड। बोले मार के दिखाऊं क्या? बोले हाँ। एक कस के मारता है उसको। मनीष बहल को बहुत बुरी तरह से लगती है, लेकिन कहता है कि हाँ, नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। ऐसे गोविंदा उसको 6-7 मुक्के और 2-4 लपड़ मारता है, और फिर बोलता है कि वाह यार क्या दमदार आदमी है, और निकल जाता है। इतने में एक बेवड़ा वहां से जाता है, बोलता है बे कितना मार के गया तेरे को, वो समझ में आ गया? तो मनीष बहल जैसी बात स्थिति हमारे बीजेपी के नेताओं की है। बिल्कुल। अयोध्या से लेके अवध तक, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक लोगों ने पैरों के जूते निकाल निकाल के मारे हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं कि जीते हम ही हैं। हम्म। तो ऐसे मनीष बहल को क्या करेंगे? गोविंदा तो मार के चला गया। अच्छा, अंत में सर तो आपका ये विश्लेषण हाँ, नरेंद्र मोदी के उसी भाषण पर, नरेंद्र मोदी की उसी बात पर जिस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, रूस में जो उन्होंने भारत देश के लिए कहा है। आप सबसे पहले तो अपनी टिप्पणी इस पर दीजिए कि आपके अनुसार वो अपमान है या नहीं है। ये कहना कि 2014 के पहले हम हताशा और निराशा से जकड़े हुए थे, इस पर और पूरा विश्लेषण भी आपका जानना चाहूंगी अंत में। बस अंत में यही है कि निराशा और हताशा में भाजपा थी, और अब 2024 के नतीजे के बाद फिर से निराशा और हताशा में भाजपा आ गई है। आप अपमान मानते हैं इसे सर भारत देश का? भारत क्या का कभी किसी देखिए, प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात कही, इस तरह की भाषा बोली अपमान आज तक? अपमान करने के लिए उस प्रधानमंत्री उस बलन का चाहिए। मात्र किसी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने से आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनता, या शपथ लेने से प्रधानमंत्री नहीं बनता। मेरे मायने यह है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के स्टेटस के हिसाब से अनुरूप रहना होता है। हम्म। वो मनमोहन सिंह, वो चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, मतलब चरण सिंह जी ने भी कभी ऐसी छिछोरी बात नहीं की होगी। लोग तो कहते किसान नेता थे, उनको तो चांस भी नहीं मिला ज्यादा, लेकिन उन्होंने भी हम्म। कभी देश देश ऐसा नहीं कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे आने के बाद ही हुआ। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, आप फहरिस्त है लंबी। वीपी सिंह, वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन कतई कभी ये नहीं कहा कि बस मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और आज से ठीक हो गया, इसके पहले तो देश बर्बाद था। ये अजन्मे हैं, और अभी उस फॉर्मेट से बाहर नहीं आए। इनको लगता है आज भी ये भगवान ने भेजे हुए दूत है, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। जिनके सामने उन्होंने बोला, सारी दुनिया इन पे हंसेगी। कल यदि मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन को एक्टिंग नहीं आती, मूर्ख है वो, अशोक वानखड़े से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, लोग सुन लेंगे मेरी बात, क्योंकि भाई प्रज्ञा के चैनल पे है, लोग देखते हैं तो सुन रहे हैं। लेकिन बोलेंगे क्या पागलपन हो गया, पागल हो गया अशोक वानखड़े, 100 किलो का भैंसा अपने आप को अमिताभ बच्चन कहता है। बताओ, कुछ भी कहने लगे लोग आजकल, लोगों की रिएक्शन ही होगी। ऐसी ही रिएक्शन प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पे।
हर आदमी को अपने लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। लेकिन सर आप अपने आप और नहीं हर मानते आदमी सर, को यू आर वेरी डैशिंग। नहीं, हर आदमी को अपने, नहीं मैं डैशिंग हो सकता हूँ, मैं अच्छा पत्रकार हो सकता हूँ, अच्छा विश्लेषक हो सकता हूँ, एक्टर नहीं। यस, हाँ, राइट। मोदी जी अच्छे एक्टर मैं बोल सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन से भी अच्छे एक्टर मोदी जी हो सकते हैं। इस बारे में मैं ये जी, कर लेता हूँ। चलिए बहुत और अगर बहुत हमारे शुक्रिया। पार्लियामेंट में बैठे हुए कई लोग अच्छे नेता, हमारे सारे नेता अच्छे नेता, ये सब अच्छे अभिनेता हैं। हाँ, ये बात है कि हमारे अभिनेता अच्छे नेता नहीं बन पाए, बेचारे आए बिल्कुल सही चले बात गए, है। लेकिन हमारे सारे नेता बहुत बड़े अभिनेता है भाई। टोपी पहनाने सर में, ये टोपी मतलब इतने 2014 के एक्टिंग पहले से। की आजादी वाली बात भी एक अभिनेत्री ने ही तो कही थी, उनको हाँ बहुत नहीं, वो सीरियसली भी लिया तो मोदी जी ने। मोदी जी ने उनको सीरियसली लिया। मोदी जी ऐसे ही लोगों को सीरियसली लेते हैं, वो अपने आईक्यू के लोग ढूंढते हैं। मैं फिर सही कुपड़ वाली बात है। बात होती है। और कुछ चलिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चलिए, सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दर्शकों का धन्यवाद भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, खुद को कहते थे दूत भगवान का भेजा हुआ, जनता ने पिला दिया जहर के घूंट। तो चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो रशिया में भाषण दिया उसका असर भारत देश पर क्या हो रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।